बड़ी खबर है, ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में 31 साल बाद पूजा शुरू हुई है। आधी रात को 5 लोगों ने तहखाने में पूजा की। वाराणसी कमिश्नर, काशी विश्वनाथ मंदिर सीईओ, एडीएम प्रोटोकॉल, गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और पंडित ओम प्रकाश मिश्रा की मौजूदगी में पूजा की गई। यानी कि सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ये पूजा हुई है। मंदिर के पुजारी ओम प्रकाश मिश्रा ने पूजा करवाई। पूजा के बाद लोगों को प्रसाद बांटा गया। तो देखिए, कल ही कोर्ट ने आदेश दिया था पूजा का और आदेश के बाद कल आधी रात को पूजा की गई है। ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में आज 31 साल बाद फिर पूजा शुरू हो गई। कल कोर्ट ने तहखाने में पूजा कराने का आदेश दिया और आधी रात में 5 लोगों ने तहखाने में पूजा कर दी। देखिए, 1993 में पूजा पर रोक लगी थी और उसके बाद लगभग 30 साल के लंबे इंतजार के बाद कल आधी रात को 2024 में पूजा शुरू हुई है, जब कोर्ट का आदेश आया जिसमें इजाजत दी गई पूजा करने की। और ज्ञानवापी के तहखाने में हुई पूजा पर वाराणसी के डीएम और एसपी ने क्या कहा, सुनाते हैं आपको। लॉ एंड ऑर्डर के इंतजाम है, पूरे सुरक्षा की व्यवस्था है, अधिकारी ड्यूटी पर है और अच्छी व्यवस्था रहेगी। लेकिन मुस्लिम पक्ष लगातार ये कर रहा है कि किसी भी हाल में दर्ज नहीं दिया जाएगा। सर, क्या किस तरह की बैठक पूजा करेंगे, क्या किस तरह की बैठक जाएगा? मुझे इस बारे आप जो कह रहे हैं उसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं। बाहर से पूजा कल से शुरू हो जाएगी। डेमकर कल से पूजा शुरू होगी। सर अभी क्या हुआ, सर अभी क्या हुआ? मैं उधर चला। पूजा कल से शुरू हो जाएगी। बैरिकेडिंग हटा दीजिए तो सर को जाने दीजिए। माननीय न्यायालय आर्डर की कंप्लेंट्स हो गया है। और वहीं ज्ञानवापी के तहखाने में आधी रात को हुई पूजा को लेकर हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ताओं का क्या कहना है, सुनिए। आज का दिन बहुत गौरवान्वित क्षण लग रहा है। हम रोम रोम पुलकित हो गया है। जैसे ही बाबा का दर्शन किए, हमको लगता है कि जो माननीय कल का फैसला जो माननीय डॉक्टर ए के विश्वेश जी ने दिया था कि जो है ये जैसे फैसला दिया, वह फैसला हमको अभूतपूर्व लगा। उन्होंने आदेशित किया था कि विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट तत्काल जो है इसको जो है जो व्यास जी का तहखाना है उसको खोले और जनता के लिए उसको रास्ता मुहैया करे। हम लोग बाबा का दर्शन करने गए। दर्शन करने के बाद अभी जो है जैसे व्यास जी के तहखाने को मुड़े, लेकिन अभी भी सारी व्यवस्थाएं परिपूर्ण हैं, लेकिन जनता के लिए दर्शन का भी उसमें करने नहीं दिया जा रहा है। और यह क्षण जो है जिसको हम लोग जो है 40 वर्षों से लगे थे और कदम एक एक सीढ़ी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बड़ा ही गौरवान्वित क्षण है। खुशी है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग एक एक पायदान आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो व्यास जी के तहखाने में हम लोग को मतलब दर्शन का मतलब माननीय न्यायालय से आदेश मिला है कि मतलब जनता के लिए खोल दिया जाए। अभी अब बाबा का उद्धार अभी बाकी है। अभी मतलब हम लोग को ज्ञानवापी मंदिर अभी लेना है। अभी हमारा पूर्ण प्रतिज्ञा नहीं हुई है, अभी उसको पूर्ण करना है। एएसआई की रिपोर्ट से साबित हो गया है कि ये हमारा ज्ञानवापी मंदिर है, जिसको हम मस्जिद कहते हैं, लेकिन ये हमारा मंदिर है। अब इनको खुशी खुशी मस्जिद छोड़ देनी चाहिए। आज तो देखिए, लगातार प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे हैं और इसमें भावना प्रकट हो रही है याचिकाकर्ता की भी और जिन लोगों ने पूजा वहां पर की है उनकी भी। और इस वक्त हमारे साथ सोहन लाल जी याचिकाकर्ता जो हैं वो फोन लाइन पे जुड़ गए, उन्हीं से बात कर लेते हैं। सोहन लाल जी, अभी हमने आपको सुना, कल रात जो आपने मीडिया के सामने अपना बयान दिया उसमें आपने कहा कि ये भावना जो है वो शब्दों में प्रकट नहीं किया जा सकता। बहुत खुशी हो रही है कि 30 साल के लंबे इंतजार के बाद व्यास तहखाने में पूजा की गई है, लेकिन अभी भी मुस्लिम पक्ष जो है वो इस पूजा पर आपत्ति जता रहा है। क्या कहना है आपका इस बारे में? अभी आज सुबह 4 बजे हम लोग जो है विश्वनाथ मंदिर गए थे, हम और वादी लक्ष्मी देवी। अभी जिनके पहले भी जो बयान आया था वादी, वह लक्ष्मी देवी का बयान था जो है। तो अब हम लोग बड़ा ही यह जीवन का ही अद्भुत क्षण है। हम 40 साल की ज्ञानवापी की संघर्ष कर रहे हैं और 30 साल के बाद व्यास जी के तहखाने में जो दर्शन पूजन का अधिकार मिला और उसके लिए हम बहुत गौरवान्वित क्षण है। और यह हमारे जो है, हम वह दिन देखना चाहते हैं जिस तरह अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म का भव्य मंदिर बना, ऐसा ही हम वह पल का इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ भी विश्वनाथ मंदिर बने। यह ठीक है कि माननीय जिला जज के फैसले के बाद विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन ने तत्काल जो है बैरिकेडिंग काट के वहाँ जो है दरवाजा लगा दिया है ताकि दर्शनार्थी लोग व्यास जी के तहखाने जाकर दर्शन पूजन कर सके। हम लोग इस प्रशासन को बहुत धन्यवाद देते हैं। जी सोहन लाल जी, आगे आप क्या चाहते हैं? क्या नियमित रूप से पूजा हो और उसमें बाकी के जो अन्य लोग हैं वो भी शामिल हो सके? क्योंकि सुरक्षा कारणों से हमने कल देखा कि गिने चुने लोगों को ही, पुजारी जो थे उन्हीं को पूजा की इजाजत दी गई, बाकी के लोग भी दर्शन करना चाहते थे, लेकिन फिलहाल भीड़ इकट्ठी करने को मना किया गया है। हाँ, यह सत्य है। आज हम लोग सुबह गए थे
ब्यास जी के तहखाने के लिए बैरिकेटिंग का जो दरवाजा लगा दिया गया था, हम लोग स्वयं बताए कि हम लोग वादी हैं, ब्यास जी के तहखाने दर्शन पूजन करना चाहते हैं, तो उन्होंने यह कहा कि अभी आपको अभी अनुमति नहीं है, 8 बजे के बाद यह गेट खोला जाएगा, तो कृपया आप क्षमा करें। ये पुलिस उपस्थित 3 पुलिसकर्मी उस दरवाजे पर खड़े थे, उन्होंने यह कहा। जी, यानी कि सोहन लाल जी, क्या आगे पूजा के बाद दर्शन हो सकते हैं आम लोगों को भी? हाँ, बिल्कुल। रात में माननीय जिलाधिकारी और जो है ब्यास जी, जो संदेव जो ब्यास जी थे, गंगा जल छिड़क करके जो है पूरा का पूरा जो उसमें जो है हर हर महादेव का नारा दे, जो नकारात्मक शक्तियां थी उसको बाहर करने का ये प्रक्रिया है। और आज स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज और जो ललितेश्वर शास्त्री द्रविड़ जो है और विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट प्रोफेसर नागेंद्र पांडे, इन सबको मिलकर के हम लोग एक शुभ मुहूर्त की जो है आज ही घोषित कर देंगे, ताकि इसके बाद दर्शन पूजन का जो है प्रक्रिया चालू हो सके। ठीक है, बहुत धन्यवाद सोहन लाल जी TV9 से बात करने के लिए। तो याचिकाकर्ता ज्ञानवापी के हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया है कि ये एहसास बहुत ही सुखद है कि 31 साल के लंबे इंतजार के बाद व्यास तहखाने में पूजा हो सकी है। जी हां, 5 लोगों ने पूरे विधि विधान से व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना की। यह बहुत बड़ा मौका था, क्योंकि 1993 से यहां पर पूजा अर्चना बंद कर दी गई थी, वो भी मुलायम सिंह यादव की सरकार के मौखिक ऑर्डर के बाद। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज्ञानवापी के तहखाने में हुई पूजा के बाद बाबा विश्वनाथ के श्रद्धालु बेहद खुश नजर आ रहे हैं। सुरभि, बिल्कुल, और ये तस्वीरें इसलिए भी खास हो जाती हैं जहां एक महत्वपूर्ण फैसले को देखते हुए जिस तरीके से पूजा का समय भी तय हुआ, उसकी तस्वीर भी TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। जहां देखिए किस तरीके से अभी तक बैरिकेडिंग के साथ साथ अंदर जिस तरीके से पूजा के लिए सामान को ले जा रहे थे पुजारी, उसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है। और ज्ञानवापी में पूजा में कौन कौन शामिल रहे उसके बारे में तो लगातार TV9 भारतवर्ष जानकारी दे रहा है, लेकिन ये 2 खास तस्वीरें जहां ज्ञानवापी में पूजा की गई। माननीय जिला हाँ, और जो है बढ़िया से मंगला गौरी का दर्शन पूजन का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। कल रात में दिव्य विधिवत पूजा हुई, उसके बाद से जो है अब उसके आगे की रूपरेखा तैयार हो रही है। अभी तो वहाँ लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे लोग जाएंगे। जी, लेकिन भविष्य में आने वाले निकट भविष्य में निश्चित ही रूप से हम लोग वहाँ पूजन पाठ करने जाएंगे। प्राय पूजा शुरू हो गई। अभी रात में थोड़ी पूजा हुई थी, वहाँ से जैसे माननीय कोर्ट के आदेश के हिसाब से वहाँ कार्यक्रम चला है, पर आम जनता के लिए अभी चालू नहीं। अभी जब वहाँ आम जनता के लिए जब वहाँ पे पुलिस व्यवस्था प्रशासन की जब सुगमता होगी तब जाएंगे लोग वहाँ पे। तो जिन लोगों ने पूजा अर्चना की है व्यास जी के तहखाने में जाकर तकरीबन 31 सालों के बाद, उनका क्या कहना है, जरा वो भी सुन लेते हैं। हमारे जो इष्ट है, इतने दिनों से हम लोग को जो इंतज़ार था कि मतलब कि ये सब सॉल्व हो जाए मैटर और हम लोग उनके दर्शन कर पाएँ, मतलब इतने दिनों से दर्शन करते हुए भी मतलब ये था कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ अधूरा है, जो आज सब पूरा होते हुए दिख रहा है कि मतलब कि खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं है। माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर है उसकी कंप्लेंट्स किया गया। कोर्ट ऑर्डर की कंप्लेंट्स किया गया। कोर्ट ने जो बोला है उसकी कंप्लेंट्स किया गया। आज बहुत अविस्मरणीय क्षण है और बाबा का तहखाना खुला, ब्यास जी को कोर्ट द्वारा परमिशन मिला है और भगवान के आरती के लिए, और कल रात को ही प्रवेश चालू हो गया है। हालांकि आम दर्शनार्थियों के अभी नहीं हुआ है, पुजारी लोग रात में आरती हुआ है और बहुत सुंदर अविस्मरणीय क्षण। हाँ, आगे हम लोग भी दैनिक दर्शनार्थी और आम दर्शनार्थी भी अंदर जाके पूजा पाठ कर सके। प्रतिदिन सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक यहाँ मंदिर पर उपस्थित हो जाते हैं, बाबा का नित्य दर्शन करते हैं, इस पर दर्शन करते हैं और इच्छा प्रत्येक दिन यही रहती है कि आदि विश्वेश्वर नाथ का दर्शन हो। उनके नीचे जो अभी कल का आदेश श्रीमान जिला जज ने किया, उससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मिली। हम बहुत ज़्यादा भावुक भी हैं उस चीज़ से और उसकी कोई सीमा नहीं उस प्रसन्नता की। मैं सिर्फ विश्वनाथ जी आता हूँ, अपने खाने तक आज कभी गया नहीं और कामना रहेगी कि जब शासन शुरू करे तो उसमें हम लोग भी जाकर पूजा पाठ करें, क्योंकि भाई सुना है बचपन से, देखा नहीं है। अब देखने को बाबा के भक्त सुबह 4 बजे आ रहे हैं, उनकी कृपा से तो वो भी खुलेगा तो हम लोग का ही उसमें होगा ना कि वो ऊर्जा के साथ स्वयं ही उत्पन्न हो जाएगा।
तो वही हुआ है और कोर्ट के द्वारा कुछ भी कह लीजिए यथास्थिति ऐसी संभवता बनी है कि हो गया है। अब ऐसी भगवान की इच्छा, क्योंकि राम का कार्य अब हो गया है, तो चाहे विधि राखे राम ताही विधि रही है। जो राम जी कहेंगे वही सब होगा। अब हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। बहुत अच्छा है, हमको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी लग रहा था कि अब बाबा सामने आ गए हैं, अब प्रत्यक्ष हो गए, अब उनका दर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता। और इस वक्त हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पंकज जी, कितना मायने रखता था ये फैसला, इस बारे में तो हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन ये भी साफ हो गया कि दोपहर 3 बजे फैसला आने के बाद, रात 3 बजे के बाद विशेष पूजन और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पूजा की शुरुआत हो गई। जी हाँ, कोर्ट के फैसले के ठीक 12 घंटे के भीतर ही तमाम व्यवस्था कर ली गई रात में देर रात, क्योंकि रात के वक्त दर्शनार्थियों की भीड़ कम होती है। और जैसा मैंने कहा कि नंदी जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में अगर आप जाएं, नंदी जी के सामने वाला जो ज्ञानवापी परिसर का इलाका है वो व्यास जी का तहखाने का है। 1993 के बाद से, नवंबर महीने के बाद से पूजा नहीं हो रही थी, तो सारे अधिकारी वहां पहुंचे और गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, जो आपको याद होगा, जिन्होंने अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा विधि विधान ये सब उन्हीं के नेतृत्व में हुआ था, वो भी थे वहाँ। और जैसा अदालत ने कहा था, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की तरफ से भी लोग थे वहाँ पे, पूजा हुई, आरती हुई है। लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि आम जो श्रद्धालु है वो ज्ञानवापी परिसर में बने व्यास जी के तहखाने में जाके पूजा अर्चना कर पाएंगे या नहीं, ये अभी फैसला नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ठीक 12 घंटे के अंदर वह पूजा और आरती हो गई है। बिल्कुल, और ये भी महत्वपूर्ण था पंकज जी कि किस तरीके से इस आदेश के आने के बाद जिम्मेदारी यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को दी गई। यानी अभी भी प्रशासन को इसे देखते हुए कि आम श्रद्धालुओं के लिए क्या ये परिसर दर्शन के लिए खुलेगा या नहीं खुलेगा, आने वाले वक्त में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक के बाद फैसला संभव है। जी, मुझे लगता है आज इस बाबत कोई फैसला होगा, क्योंकि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी इस मामले में तय करेंगे, क्योंकि कोर्ट का आदेश है भी। पूजा तो संपन्न कर ली गई है। अब जैसे आपने लोगों को सुना, जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर जाना चाहते हैं और जा रहे हैं, उन सबकी इच्छा है कि वो एक बार जाके व्यास जी के तहखाने में भी पूजा अर्चना कर ले, तो लोगों की भीड़ वहां बढ़ सकती है, फिर हालात भी बदल सकते हैं, क्योंकि वैसी फोर्स नहीं। अभी वो जो ज्ञानवापी परिसर वो सीआरपीएफ के हवाले में, तो कैसे आम श्रद्धालु वहां जाए, उस इलाके में दर्शन करें और कोई कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े, इसको लेकर आज फैसला हो सकता है कि आखिर कैसे क्या होगा। जी पंकज जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आज का दिन बहुत अहम है। बजट से राम राज्य की जो परिकल्पना की गई है, क्या वो आज साकार होने जा रही है? एक तरह से उसका पूरा खाका, उसकी पूरी रूपरेखा आज जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। ये इंटरिम बजट है, अंतरिम बजट है, क्योंकि ये चुनावी साल है और इसी लिहाज से ये अंतरिम बजट और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आने वाले वक्त के लिए भविष्य का खाका क्या तैयार किया है मौजूदा सरकार ने, इसके दर्शन भी आज के बजट के दौरान होंगे। और बहुत महत्वपूर्ण यह है क्योंकि एक बड़ा टारगेट लेकर चल रही है सरकार, अगले वित्त वर्ष में 7% से ज्यादा जीडीपी का। और देखिए, टीवी9 भारतवर्ष के स्टूडियो को देखकर ही आज आपको अंदाजा हो रहा होगा कि हमने इस अंतरिम बजट के लिए क्या खास तैयारियां की हैं। अलग अलग वर्ग पर क्या फर्क पड़ेगा इस बजट का, ये तफसील से हम आपको बताएंगे। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक सेंटर भी हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के धंधे में लगे लोगों पर कितना असर होगा। फल सब्जी की दुकान यहां पर आपको नजर आ रही है। हालांकि महंगाई ने परेशान भी किया है देश की आम जनता को, तो क्या उस पर काबू पाने का भी एक खाका आज हमें देखने को मिलेगा। चाय की स्टॉल यहां पर लगी हुई है, तो जो आम दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, उन पर कितना फर्क पड़ने वाला है, ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अलग अलग सेक्टर्स पर बजट का क्या असर होगा, तफसील से हम बताएंगे। साथ ही साथ जो आम दुकानदार हैं उनकी राय से भी आपको वाकिफ कराएंगे। तो टीवी9 भारतवर्ष के स्टूडियो में आज व्यापक कवरेज आपको बजट की नजर आएगी। आज की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, थोड़ी देर बाद ही हलचल शुरू हो जाएगी, पेश होगा अंतरिम बजट। निर्मला सीतारमण का नाम होगा नए रिकॉर्ड में दर्ज, क्योंकि लगातार छठी बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना पहला अंतरिम बजट पेश करने जा रही हैं। इससे पहले साल 2019 में वित्त मंत्री अरुण जेटली की खराब स्वास्थ्य की वजह से उस समय वित्त मंत्री के प्रभार में रहे पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश किया था। आज बजट पेश करते ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम नया रिकॉर्ड कायम हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लगातार छठा बजट पेश करेंगी। सीतारमण इसके साथ ही लगातार 5 पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश कर पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के क्लब में शामिल हो जाएंगी। सीतारमण पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं, जो जुलाई 2019 से अब तक 5 पूर्ण बजट पेश कर चुकी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा 10 बार बजट पेश किया था। इसके साथ ही सीतारमण इंदिरा गांधी के बाद बजट पेश करने वाली दूसरी महिला भी हैं। इंदिरा गांधी ने वित्त वर्ष 1970-71 के लिए बजट पेश किया था। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम एक और रिकॉर्ड है। 2021 का भाषण भारतीय इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण था। ये 2 घंटे 40 मिनट तक चला था। इस दौरान सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2020 पेश करने के 2 घंटे 17 मिनट के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा था। और अंतरिम बजट पेश करने से पहले कैसा रहेगा वित्त मंत्री का कार्यक्रम, कितने बजे संसद में पेश किया जाएगा बजट 2024, इस रिपोर्ट में देखिए। साल 2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले मोदी सरकार का ये आखिरी बजट होगा, जो कि अंतरिम या मिनी बजट है। नई सरकार के गठन के बाद पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। सरकार देश की इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी कर सकती है। आज सबसे पहले सुबह 8:15 पर वित्त मंत्री सबसे पहले बजट 2024 तैयार करने वाली अपनी टीम के साथ फोटो सेशन में हिस्सा लेंगी। सुबह 8:45 पर वित्त मंत्री महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात कर बजट की मंजूरी लेंगी। सुबह 9:15 पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंचेंगी। सुबह 10 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें बजट को मंजूरी दी जाएगी। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री संसद में 2024 का अंतरिम बजट पेश करेंगी। इस मौके पर करीब सभी सांसद संसद में मौजूद रहेंगे। वित्त मंत्री सीतारमण की ओर से बजट 2024 की घोषणा के बाद इससे जुड़े सभी दस्तावेज जनता के देखने के लिए https://www.indiabudget.gov.in पर ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे और देश का पूरा वित्तीय लेखा जोखा जनता के सामने होगा। और देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, आपको याद होगा 2019 के चुनावी साल में जब अंतरिम बजट पेश किया गया था, तो उसमें किसान सम्मान निधि का ऐलान किया गया था। बड़ी जानकारी जो मिल रही है वो ये कि इस बार के अंतरिम बजट में किसान सम्मान निधि की राशि में इजाफा किया जा सकता है, यानी किसानों को इस बजट में मिल सकती है बड़ी सौगात। मोदी सरकार की प्राथमिकता में किसानों का हित हमेशा से ऊपर रहा है। ऐसे में देश के अन्नदाताओं के लिए ये बजट उम्मीद भरा रह सकता है। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसलिए अंतरिम बजट में सरकार किसानों से जुड़े मुद्दों पर अहम ऐलान कर सकती है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त बढ़ा सकती है। फिलहाल देश भर के 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए साल मिलता है। पुरुष किसानों के लिए ये रकम 9,000 रुपए हो सकती है, जबकि महिला किसानों की सम्मान निधि दोगुना होकर 12,000 रुपए की जा सकती है। साथ ही अंतरिम बजट में महिला किसानों की सम्मान निधि दोगुनी हो सकती है। इसके साथ साथ उनको कर्ज भी दूसरों के मुकाबले 1% सस्ता किया जा सकता है। आम चुनाव से पहले इस अंतरिम बजट में सरकार महिला किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने में प्राथमिकता दे सकती है। इसके अलावा किसानों के लिए सस्ती दरों पर जीवन बीमा योजना भी संभव है। साथ ही पराली प्रबंधन के लिए स्पेशल इंसेंटिव भी मिल सकता है। तो TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में आप देख रहे हैं किस तरीके से आम लोगों को ध्यान में रखते हुए क्या बड़े फैसले इस बजट में लिए जाने वाले हैं, उसको लेकर एक जानकारी आपके सामने होगी। इंफॉर्मेशन वॉल के साथ साथ आप देखिए हमारे स्टूडियो में एक्सपर्ट्स के लिए भी यहाँ कुर्सियां सज चुकी हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स के जरिए पूरा एनालिसिस होगा कि आखिर इस बार के बजट में संतुलन बनाने की कोशिश चुनाव होने से पहले और इस साल को देखते हुए क्या बड़े फैसले लिए गए हैं, क्योंकि सरकार बजट में कई योजनाओं को देखते हुए महिलाओं को ध्यान में रखकर भी बड़ा फैसला ले सकती हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट यह भी है कि देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए बजट में क्या ऐलान होगा, इस पर सबकी नजर है।
देश विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आर्थिक तरक्की की नई इबारत लिखी जा रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती महिलाओं की कम भागीदारी है। आज भले ही देश में कई महिलाएं नौकरी बिजनेस कर रही हैं, लेकिन आंकड़ों को देखें तो अभी भी महिलाओं की रोजगार में हिस्सेदारी कम है, जिसे देखते हुए सरकार बजट में कई प्रावधान महिलाओं को ध्यान में रखकर ला सकती है। ग्लोबल एजेंसियां भी कह चुकी हैं कि महिलाओं की रोजगार में कम हिस्सेदारी भारतीय इकोनॉमी के लिए चुनौती है। देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कई ऐलान कर सकती हैं, जिसमें महिलाओं के लिए नौकरी, मैटरनिटी लीव की व्यवस्था में लाभ दिया जा सकता है। महिलाओं को आर्थिक सहायता देने, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कुछ योजनाओं का भी ऐलान हो सकता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में महिलाओं को लेकर सलाह भी जारी की है, जिसमें कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, जेंडर न्यूट्रल भर्ती विज्ञापन, मैनेजमेंट और लीडरशिप रोल में महिलाओं को ज्यादा अवसर, क्रैश ब्रेक जैसे लाभ उपलब्ध कराने की बात कही गई है। लेकिन देखिए, हर बार की तरह इस बार भी देश का मिडिल क्लास बजट से काफी उम्मीदें कर रहा है। क्या उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा ये बजट? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बजट में टैक्स पेयर्स को मिल सकती है राहत, ये जानकारी सामने आ रही है। इनकम टैक्स स्लैब में हो सकता है बदलाव। हर साल बजट में आम आदमी को जिन चीजों का सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, वो है टैक्स में कोई राहत मिली है या नहीं। इस बार भी बजट से मिडिल क्लास को काफी सारी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री इस बजट में टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दे सकती हैं। इसमें 10 लाख रुपए तक की सैलरी वालों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव देखने को मिल सकता है। महंगाई बढ़ी हुई है, तो मेरे हिसाब से नए रिजीम में मुझे लगता है 50,000 की एडिशनल एग्जम्पशन आने की संभावना क्लियरली लगती है। उसके बाद आ जाता है हाईएस्ट टैक्स स्लैब, जो आपका प्रश्न है। हाईएस्ट टैक्स स्लैब में भी रिलीफ मिलने की संभावना लगती है। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है कि लोगों को टैक्स में रिलीफ मिलेगा तो उसका मतलब क्या है, लोगों के हाथ में पैसा आएगा। पैसा वो जाके खर्चेंगे, जिससे जीडीपी ग्रोथ होगी, जिससे जीएसटी जनरेशन होगा, उससे टैक्स कलेक्शन ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये सरकार ग्रोथ में विश्वास रखने वाली सरकार है, तो इसलिए मेरा मानना है कि यहाँ टैक्स एग्जम्पशन मिलने की संभावना है। अंतरिम बजट में बड़ी घोषणाएं नहीं होंगी, फिर भी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्तमान समय में जो वैश्विक हालात बने हुए हैं, उसके चलते रक्षा बजट में बढ़ोतरी भी की जा सकती है। रक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति रक्षा बजट में बढ़ोतरी की सरकार को सलाह दे चुकी है। वैश्विक पैमाने पर रक्षा क्षेत्र के लिए जीडीपी का 3% तक खर्च किया जा सकता है। भारत इस मामले में अभी भी बहुत पीछे है। 2023-24 बजट में रक्षा मंत्रालय को 5,93,537 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। इस पर अनुमान लगाया जा रहा है कि रक्षा बजट के लिए सरकार अधिक से अधिक बजट का प्रावधान कर सकती है। इस समय भारत के पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान के साथ रिश्तों में तल्खी है, जिसके चलते हर समय हमारे सैनिक सीमा पर हर समय चौकन्ना रहते हैं। वैश्विक तनाव के साथ साथ सीमा पर तनाव ने देश की चिंता बढ़ा दी है। रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास के बीच अभी भी जंग जारी है। लाल सागर में हूती विद्रोहियों का हमला थमा नहीं है। हूती हमलों से व्यापार प्रभावित हो रहा है। वर्तमान समय में भारत के सामने अपनी सैन्य ताकत का आधुनिकीकरण करने की बड़ी चुनौती है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाना भी जरूरी है। ग्लोबल टेंशन के बीच अंतरिम बजट में उम्मीदें लगाई जा रही है कि रक्षा क्षेत्र के लिए ज्यादा धन का आवंटन की घोषणा हो सकती है। तो देखिए, चुनावी साल है 2024 का, लोकसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले मोदी सरकार अंतरिम बजट पेश करेगी। माना यह जा रहा है कि इस बजट में कई लोक लुभावन योजनाओं का ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि अंतरिम बजट में सरकार की अपनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। उनका ध्यान रखते हुए आज इस बजट में क्या क्या प्रावधान होते हैं, इस पर सबकी नजरें होंगी। देखिए, टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में आज ऐसा लग रहा है कि पूरी बाजार लगी हुई है। बाजार पर क्या असर होगा, और खास करके रेलवे बजट भी तो पेश होगा, तो अंतरिम बजट में रेलवे के लिए क्या हो सकता है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 3 लाख करोड़ के पार जा सकता है रेलवे का बजट, यानी अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। तो रेल यात्रियों के लिए क्या वाकई आज का बजट एक बड़ी खुशखबरी लाने वाला है? क्या होगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा।
एक जमाना था जब लोगों को बेसब्री से रेल बजट का इंतजार रहता था। आखिरी बार 2016 में रेल बजट को अलग से सदन में पेश किया गया था। 2017 से यूनियन बजट के साथ ही रेल बजट को पेश किया जाने लगा और 92 साल से आ रही परंपरा को खत्म कर दिया गया। इस पर बजट में रेलवे से जुड़े कुछ बड़े ऐलान किए जाने की उम्मीद की जा रही है। एक्सपर्ट की माने तो इस बार यानी कि बजट 2024 में रेलवे के लिए बजट एलोकेशन में बड़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। 2024-25 में रेलवे का बजट 3 लाख करोड़ पार जा सकता है, यानी कि पिछले बजट की तुलना में 25% का इजाफा होने की उम्मीद है। 2023 में रेलवे को 2.40 लाख करोड़ का फंड एलोकेट किया गया था। भारतीय रेलवे की योजना अगले आने वाले समय में 300 से 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाने की है। इसके अलावा सरकार वंदे भारत ट्रेनों में स्लीपर कोच लगाने से जुड़ी योजना पर काम कर रही है। फिलहाल 41 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही है। हालांकि रेल किराए की बात करें तो इस बार भी पहले की तरह कोई घोषणा होने की उम्मीद नहीं है, जिसका इशारा रेल मंत्री पहले ही कर चुके हैं। वैसे यात्रियों की सुविधाओं का बजट में पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो विकास के लिए इस बजट में क्या रोड मैप होगा, इसको लेकर आपको बता दें अर्थशास्त्री के साथ थोड़ी देर में TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में चर्चा होगी। और बजट का मुख्य उद्देश्य क्या लोकसभा चुनाव और विकास की गति में संतुलन बनाना होगा, इसको लेकर करेंगे राजनीतिक आर्थिक एक्सपर्ट के साथ चर्चा। और बजट में किस तरीके से ऐलान किए जाते हैं, किसानों पर फोकस होगा तो जाहिर सी बात है कृषि एक्सपर्ट के साथ भी चर्चा होगी। लेकिन कंज्यूमर्स को ध्यान में रखते ही, भले ही समीर आपके पास स्टूडियो में इस वक्त कंज्यूमर से जुड़ी चीजें हैं, लेकिन क्या सस्ता होगा क्या महंगा होगा, इस पर सबकी नजर हमेशा बनी रहती है। और इस लिहाज से यह देखना होगा कि इस बजट में किस तरीके से अलग अलग वर्ग पर भी फोकस किया जा रहा है और गरीब, महिला हो, विकास के साथ साथ युवा इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं, जिसका जिक्र हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी बार बार किया जाता है। ऐसे में युवाओं के लिए क्या खास रह सकता है इस बजट में, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते रहे हैं कि उनके लिए सिर्फ यही 4 जातियां हैं जिसमें देश के युवा भी शामिल हैं। ऐसे में सरकार से ये उम्मीद भी है कि वो युवाओं में बेरोजगारी को लेकर विपक्ष की आलोचना पर ध्यान देगी, बुनियादी ढांचे पर भारी खर्च को जारी रखेगी, जबकि विदेशी और घरेलू निर्माताओं को प्रोत्साहन के जरिए निवेश करने के लिए लुभाने की कोशिश करेगी। ये इस उम्मीद में किया जा सकता है कि इससे नौकरियां पैदा होगी। मोदी सरकार ने 2027 तक देश को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है, इसलिए बजट में सरकार युवाओं का खास ध्यान रख सकती है। बजट एक खास मौका होता है सरकार के पास कि जो अपनी जो ग्रोथ रेट है उसको हाई करने के लिए जो सरकार के पास टूल्स हैं, वो बजट के टाइम में कुछ पॉलिसीज और कुछ बजट एलोकेशन के थ्रू वो किया जा सकता है। तो हमारी उम्मीद यही है कि जहाँ तक गरीबों के कल्याण के लिए स्कीम चल रही है उसका वो अपनी जगह है, लेकिन आर्थिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कुछ 3-4 कदम सरकार उठा सकती है और हमें पूरी उम्मीद है कि उस दिशा में आगे काम होगा। जी हां, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना पहला अंतरिम बजट पेश करने जा रही हैं। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री संसद में 2024 का अंतरिम बजट पेश करेंगी। इसके साथ ही उनके नाम एक नया रिकॉर्ड भी कायम हो जाएगा। जी हां, आज वो लगातार 6ठा बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री बन जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट से जनता को भी खासी उम्मीदें हैं, ये मानती हैं। ऐसे में देखना होगा कि इन तमाम उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है आज का बजट। सरकार भी देश की इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। साल 2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले मोदी सरकार का ये आखिरी बजट है। मोदी सरकार इस बजट के जरिए अपने विजन को बताने की कोशिश भी करेगी। बड़ा ऐलान मुमकिन है। पल पल की अपडेट्स और बड़ी खबरों के साथ TV9 भारतवर्ष पर बजट पर सबसे बड़ी कवरेज शुरू हो चुकी है। और हमारे रिपोर्टर्स भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं और पीयूष इस वक्त हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि मोदी के विजन को देखते हुए ये सवाल और ये जानने के आनंद प्रकाश पांडे हमारे सहयोगी से भी मैं बात करूंगी कि आखिर किस तरीके से इस बजट में आने वाले चुनाव और साथ ही अर्थव्यवस्था को देखते हुए एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उससे पहले समीर, ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि आखिर मोदी के विजन की अगर हम बात करते हैं तो आज के इस अंतरिम बजट में क्या होने वाला है खास। बिल्कुल, और हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो छतरी लगाकर खड़े हैं। बारिश हो रही है, देखना ये होगा कि इस बजट में योजनाओं की कितनी बारिश होती है। उम्मीदों
कितनी पूरी हो पाती हैं आम जनता की, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि आज अंतरिम बजट है, लेकिन क्या सरकार कोई बड़ा फैसला भी ले सकती है? सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी TV9 भारतवर्ष को मिली है वो अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये देखिए, मोदी सरकार का बजट, पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर बड़ी घोषणा मुमकिन है। आपको याद होगा 2019 के अंतरिम बजट में किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी, ऐलान किया गया था। अभी 6000 सालाना इसके तहत किसानों को दिए जाते हैं। बजट में जो अनुमान है वो 9000 सालाना करने का है, यानी 3000 के इजाफे का है। लाभार्थी देखिए 8 करोड़ 12 लाख से ज्यादा हैं। 23-24 में आवंटन जो हुआ है वो 60,000 करोड़ का हुआ है। इसमें इजाफा किया जा सकता है, यानी किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ सकती है। 6000 सालाना से 9000 सालाना फायदा चुनाव से पहले लाभार्थी किसानों को साधने की कोशिश कर सकती है मोदी सरकार। 8 करोड़ से ज्यादा किसानों में जाहिर है इसके बाद पैठ बढ़ेगी। संदेश क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अन्नदाताओं की फिक्र है, यह संदेश देने की कोशिश इस फैसले के जरिए सरकार कर सकती है। तो यानी किसानों के लिए कुछ खास मुमकिन है। तो देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि के अलावा बड़ी घोषणा क्या हो सकती है? आयुष्मान भारत योजना को लेकर भी बड़े ऐलान मुमकिन हैं। जी हां, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक स्वास्थ्य बीमा कवर, हम सभी जानते हैं कि अभी 5 लाख तक का कवर है। बजट में अनुमान जो जताया जा रहा है वो ये है कि 5 लाख से बढ़ाकर इसे सीधे 10 लाख किया जा सकता है, यानी डबल किया जा सकता है। लाभार्थी देखिए, आयुष्मान योजना के 55 करोड़ हैं और 23-24 में के वित्त वर्ष में अगर आवंटन की बात करें तो 4200 करोड़ रुपए इस मद में आवंटित किए गए। तो इसका दायरा भी बढ़ाया जा रहा है, 5 लाख से 10 लाख तक कवर दिया जा सकता है। यह ऐलान भी आज मुमकिन है। और देखिए, ये एक और अहम जानकारी आपको दे दें, इससे फायदा क्या होगा ये आप जान लीजिए। यूपी में सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड धारक हैं। यूपी में सीटें कितनी? 80। यूपी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी को गरीबों के स्वास्थ्य की फिक्र है। यह संदेश इस कदम के जरिए, इस ऐलान के जरिए सरकार देने की पूरी कोशिश करेगी। हमारे साथ इस वक्त हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं, आनंद प्रकाश पांडे और पीयूष पांडे। आनंद, ये बताइए कि अंतरिम बजट है, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, यह पूर्ण बजट नहीं है, अंतरिम बजट है, चुनावी वर्ष है। ऐसे में सरकार के सामने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, लेकिन उसके बावजूद चुनावों के मद्देनजर क्या कई लोक लुभावन वादे, योजनाएं सामने आ सकती हैं आज के बजट में? जी देखिए, नियमों के मुताबिक अंतरिम बजट उसको कहा जाता है कि अगर सरकार के पास बहुमत है और सदन का विश्वास उसके पास है और लोकसभा चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है तो आप अंतरिम बजट पेश कर सकते हैं और उसमें आप बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं, इस पर कोई रोक नहीं है। और अगर चुनावी साल है तो जाहिर तौर पे सरकार कोशिश करेगी इस बजट के जरिए जनता को एक मैसेज देने के लिए। और कल आपको प्रधानमंत्री का बयान याद होगा, जब उन्होंने बजट सत्र की शुरुआत में कहा था, उन्होंने 3-4 बार निर्मला सीतारमण का नाम लिया और उन्होंने बार बार ये कहा कि निर्मला सीतारमण का जो बजट रहेगा, अंतरिम बजट, वो कुछ मार्गदर्शक बिंदुओं के साथ रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जब हम फिर से सत्ता में लौट कर आएंगे, यानी कि फिर से हमारी सरकार जो बनने जा रही है, तो हम पूर्ण बजट पेश करेंगे। तो सरकार ये मान के चल रही है कि फिर से सरकार रिपीट होने जा रही है। तो ऐसे में इस अंतरिम बजट में सरकार बड़े बड़े ऐलान कर सकती है वोटरों को लुभाने के लिए, क्योंकि सरकार की मानना है कि फिर से जीत के आ रहे हैं और जो हम घोषणाएं करेंगे उसको पूर्ण बजट में हम उसको लागू करेंगे। अंतरिम बजट की जिस लिहाज से हम चर्चा कर रहे हैं, अंतरिम बजट होने के बावजूद अटकल ये भी है कि सरकार महिलाओं को बड़ी सौगात दे सकती है। ऐसे में इसी बजट में मोदी विजन को ध्यान में रखते हुए लाडली बहना योजना के बारे में डिटेल्स आपके सामने, क्योंकि ऐलान संभव है, स्कीम देश भर में लागू हो सकती है। और अभी कहां पर है फिलहाल ये स्कीम जान लीजिए। मध्य प्रदेश में है स्कीम, है हर महीने 1250 रुपए मिलने की, और साथ ही एमपी में इसके लाभार्थी 1 करोड़ 32 लाख हैं। ऐसे में लाडली बहना योजना के बारे में जानकारी आपने जानी, लेकिन अगर आज लाडली बहना जैसी योजना का ऐलान हुआ तो इसके जरिए संदेश क्या जाएगा? यहां महत्वपूर्ण है यह समझना कि
जिस तरीके से पहले ये मध्य प्रदेश में लागू हुई, अब अगर देश भर में ये लागू होती है तो बड़ा फायदा होगा। करोड़ों महिला मतदाताओं को इसके जरिए जो सौगात मिलेगी उन्हें साधने की कोशिश की जाएगी। और संदेश है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिस तरीके से संबोधन में इस बात का जिक्र आता है कि बहनों की उन्हें फिक्र है। पीयूष, एक क्विक रिएक्शन इस पर आपसे चाहूंगी, क्योंकि अभी तक के हाल ही के संबोधन में महिलाओं पर फोकस करते हुए उनके बीच अपनी मौजूदगी में अपनी बात रखने की जो प्रधानमंत्री की कोशिश रही है, उसी के तहत यह योजना महत्वपूर्ण। देखिए सुरभि, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ नॉर्थ ब्लॉक में बारिश हो रही है और देखना ये होगा कि अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस तरह से सौगातों की बारिश देश की जनता पर करती हैं। सबसे अहम बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, महिलाओं और किसानों को लेकर के जो एग्जिस्टिंग योजनाएं हैं, यानी कि मौजूदा जो योजनाएं हैं, उन पर घोषणाएं की जा सकती हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो आर्टिकल 116 है उसके तहत वोट ऑन अकाउंट भी पेश किया जाएगा। और अंतरिम बजट सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक परंपरा है। ऐसा कोई प्रोविज़न संविधान में नहीं है कि सरकार बड़ी घोषणा नहीं कर सकती है, लेकिन चूंकि अगली सरकार पर कोई बोझ ना पड़े और ये माना जाता है कि अगली सरकार और कोई भी बना सकता है, तो इस स्थिति में अंतरिम बजट पेश किया जाता है और सिर्फ 2 से 4 महीनों का जो लेखानुदान होता है वो पेश किया जाता है। फिर भी ये स्पष्ट तौर पर है कि इस अंतरिम बजट में बड़ी घोषणाएं की जाएंगी और जो एग्जिस्टिंग योजनाएं हैं वो देश के किसी राज्य में हो या फिर वित्त मंत्रालय की ओर से यानी कि केंद्र सरकार की ओर से घोषित की गई हों, उन योजनाओं पर घोषणाएं की जा सकती हैं। ये जरूर है कि परंपरा के अनुसार आप हमारे साथ आनंद भी बने हुए हैं। उम्मीदों का एक आसमान नजर आ रहा है। कितनी उम्मीदें आज के बजट में सरकार पूरी कर पाती है आम लोगों की, देश के मिडिल क्लास की, किसानों की, गरीबों की, ये देखने वाली बात होगी। हाल ही में मोदी सरकार ने सूर्योदय योजना का ऐलान किया, जिसके लिए इस बार बजट में बड़ा फंड आवंटित किया जा सकता है। मोदी का बजट, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का ऐलान। बजट का जो अनुमान है वो 20,000 करोड़ का है। जो टारगेट है वो क्या है ये देखिए, 1 करोड़ घरों के ऊपर छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसका फायदा क्या होगा? बिजली खपत में जबरदस्त कमी आएगी। तो ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की। और इसके लिए बजट में क्या क्या प्रावधान किया जाता है यह भी देखने वाली बात होगी। माना यह जा रहा है कि बजट में पीएम जन धन योजना को लेकर भी बड़ा ऐलान मुमकिन है। जी हां, मोदी के बजट में प्रधानमंत्री जन धन योजना पर कितना फोकस रहेगा यह देखने वाली बात है। ऐलान संभव है पीएम जन धन योजना 2.0। लक्ष्य क्या है? खाता धारकों को निवेश के लिए इसके जरिए और ज्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा। खाते कितने? 51 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। कितनी रकम? 2 लाख करोड़ से ज्यादा की। तो जनधन योजना यह बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की। साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार देश के पीएम बने, तब जनधन योजना की शुरुआत की गई थी और अब इसका दायरा बढ़ाने की बात भी मुमकिन है सुरभि इस बार के बजट। बिल्कुल, लेकिन अब ये भी बता देते हैं कि पीएम आवास योजना को लेकर आज वित्त मंत्री अंतरिम बजट में क्या घोषणा कर सकती है। नजर जिस तरीके से अलग अलग योजनाओं पर है, उसमें पीएम आवास योजना को लेकर ऐलान संभव है और बजट में बढ़ोतरी इसके देखते हुए मानी जा रही है। हालांकि 23-24 में आवंटन की बात करें तो 79,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे और शहरों में घर आवंटित किए गए थे 118.63 लाख। तो ये आंकड़ों के लिहाज से भी जानिए कि आखिर इस विजन को देखते हुए जो मोदी बजट की हम बात कर रहे हैं उसमें संभावनाएं किस लिहाज से बनी हुई हैं। अब संभावना तो जताई जा रही है कि मोदी सरकार के इस अंतरिम बजट में नई पेंशन स्कीम को लेकर भी बड़ी घोषणा हो सकती है। हालांकि ये डिटेल अब आपके सामने है, क्योंकि इसमें बदलाव संभव की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है इसमें हम सुधार एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में अगर फायदे की बात करें तो न्यूनतम पेंशन की गारंटी को देखते हुए समीर फोकस रहेगा कि आखिर नई पेंशन स्कीम को देखते हुए सरकार क्या बड़ा फैसले लेने वाली है। समीर, बिल्कुल ये फोकस निश्चित तौर पर रहेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा टारगेट भी, बहुत बड़ा मिशन आप कह सकती हैं, बहुत बड़ा लक्ष्य कह सकती हैं सरकार ने रखा है। मोदी सरकार का लक्ष्य देश को $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, लेकिन इस सपने को साकार करने की राह में जाहिर है कई चैलेंजेस भी हैं। मोदी का सपना और चुनौतियां, $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा भारतवर्ष।
पहली चुनौती देखिए क्या है। दुनिया में जबरदस्त खेमेबंदी है, उसका कैसे सामना करेगा भारत, यह देखने वाली बात होगी। दूसरी चुनौती जो है वो एनर्जी सिक्योरिटी की है। तीसरी चुनौती एआई का साया, और इसके लिए भारत पहले से ही तैयार होता नजर आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन और विजन के साथ। चौथी चुनौती प्रोडक्टिव वर्कफोर्स। तो इन तमाम चैलेंजेस से पार पाते हुए देश को $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, यह सपना देखा गया है। और इस सपने को पूरा करने का खाका आज कैसे निर्मला सीतारमण पेश करती हैं, यह देखने वाली बात होगी।